हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। दिस इज़ मंजरी सिंह। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि पीसीएस जे के मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करी जाए, इस पर एक वीडियो बनाऊं। उससे पहले आपके लिए ज़रूरी क्या है ये जानना कि पीसीएस जे में मेंस की कॉपी होती कैसे है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ को लेकर कि उनको ये नहीं पता कि कॉपी कितनी बड़ी होती है, कॉपी का साइज़ क्या होता है, कॉपी लाइन वाली होती है कि कॉपी प्लेन होती है। ठीक है, और स्पेस प्रोवाइडेड होती है या फिर अपने हिसाब से लिखना होता है, क्या क्या मेंशन होता है, क्या नहीं मेंशन होता है, इन सब चीज़ों को जानना पहले ज़रूरी है, तब शायद आप लोग आंसर राइटिंग बेहतर कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को, मेरे पास यूपी पीसीएस जे मेंस 2018 का क्वेश्चन पेपर्स पड़े हैं जो मैंने दिया था। तो ये जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। ठीक है, ये मैंने सब्सटैंटिव लॉ वाला पेपर ले रखा है, तो आपको पेपर ऐसे ही पूरा रहेगा। ठीक है, उसके बाद साथ में आपको कॉपी मिलती है। अच्छा, ये मैंने तो A4 साइज़ वाला कॉपी मतलब बना रखी है। होता क्या है कि वो कॉपी थोड़ी से छोटी होगी, आपको लेंथ और ब्रेथ थोड़ी सी कम मिलेगी, बाकी होती ऐसे ही है। प्लेन कॉपी रहेगी, कोई लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छी खासी मोटी कॉपी होती है, बहुत अच्छे पेजेस की कॉपी होती है। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो आगे वाले पे इंस्ट्रक्शन एंड ऑल, आपकी यहाँ पे डिटेल वगैरह आपको भरनी होती है, और लास्ट में भी थोड़ा इंस्ट्रक्शन हिंदी वाला रहता है। ठीक, अब जो मेन बात करूँगी मैं ये कि क्या क्वेश्चंस प्रिंटेड होते हैं। हाँ जी, प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरीके से प्रिंटेड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया कि ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें आपको मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ये दे रखा है। अब यहाँ पर 1 आपका इस तरीके से है क्योंकि आपको ये इसलिए दिया है कि आप कॉपी पलट पलट के कैसे देख पाएंगे बार बार। आपको क्वेश्चन ये तो है सिर्फ पलट पलट के देख रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं। ये आपको समझने के लिए आपको इसमें टिक कर लेना है, कौन से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, वो कर लेना है। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन ढूंढना है इस कॉपी में। वो होगा कैसे, जैसे पहला वाला मैंने उसमें दे रखा है। अब उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रिंट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होगा। किनारे नंबर लिखा होगा कि कितने मार्क्स का है, वो आपको क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे भी लिखा होगा। अब होता क्या है, जो स्पेस प्रोवाइडेड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, अपने हिसाब से आयोग इस कॉपी में स्पेस डालता है। जैसे ये वाला साइड एक दे दिया, यहीं से आपको अपना आंसर शुरू करना है। ठीक है, फिर सेकेंड एक ये दे दिया, ये वाला साइड दे दिया, और फिर इसके बाद आपको ये वाला दे दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इतनी साइड मिले, हो सकता है खाली ये और ये दे दें। ठीक, हो सकता है यहाँ तक दें, ये वाला ना रहे, यहीं पे क्वेश्चन प्रिंट हो जाए, तो सेकंड क्वेश्चन मतलब ऐसे प्रिंट हो गया। अब ये 1 का भी जो उसमें दे रखा था वो वाला यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसके हिसाब से इन्होंने फिर यहाँ पर स्पेस दे दी। ठीक है, तो होता क्या है, ये मैं अपने हिसाब से बना के आपको एक सैम्पल के तौर पर बता रही हूँ, आयोग की कॉपी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने जैसे लिखा। ठीक है, अब मेन हम बात कर लेते हैं आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का है क्वेश्चन, कि हिंदी में ये है कि विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना करें। अगर हम इंग्लिश में इस क्वेश्चन पर बात करें तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडिंग केसेस। अब आपको क्या करना है, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ। हर क्वेश्चन पेपर में, हर जितने भी पेपर आते हैं, मैं ये यूपी का एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस करने हैं उसके हिसाब से आपको अपने 3 आवर्स को डिवाइड करना होगा। ठीक, तो मैंने जो यूपी में किया था कि डिवाइड जो कर रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बताया ना। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, तो मैंने जब इसको डिवाइड किया, लाइक कि आधा घंटा, अगर मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन आधा घंटे में करना है, पूरा आधा घंटा है, सिर्फ एक पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से डिवाइड कर लेते हो, तो अब आपके पास एक क्वेश्चन को लेके 5 से 6 मिनट ऐसे होते हैं। ठीक, अब क्या 5 से 6 मिनट में आप सोचते रह जाओगे? नहीं ना, बिल्कुल टाइम नहीं है। तुरंत पेन उठाना है, तुरंत स्टार्ट कर देना है। आपके पास इतना समय वहाँ पर नहीं होता है कि आप सोचो कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास होना चाहिए, आपको क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे 21 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 21 हमको पता है। आपने क्या किया, जो बेसिक प्रिंसिपल है आर्टिकल 21 का, हमने वो यहाँ पर लिखा। अब उसके बाद हमको पता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका वाइड इंटरप्रिटेशन हुआ है। तो हमने थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी 2
2-3 लाइन में खाली इसके बारे में बता दिया। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम बताएंगे प्री मेनका गांधी केस एंड पोस्ट मेनका गांधी केस में डिवाइड कर देंगे। प्री मेनका गांधी में हमको पता है कि आपका जो है 3 केसेस आ जाते हैं, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। फिर मेनका गांधी को थोड़ा ज़्यादा बता देंगे एंड देन हम पोस्ट मेनका गांधी पर आ जाएंगे। पोस्ट मेनका गांधी में आपको पता है आर्टिकल 21 का बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो उसके चलते ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी सारे बताओ। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खाली आपसे पोस्ट मेनका गांधी के बाद का पूछ रहे हैं, लाइक कि किस तरीके से वाइडर इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो आपको उस पोर्शन पे स्ट्रेस करना है। लाइक फिर कभी पूछ सकते हैं कि कैसे मेनका गांधी में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेके एक्सप्लेन किया गया, तो आपको खाली मेनका गांधी तक लिखना है। ये आपको खुद जज करना है, क्योंकि आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत बड़ा आंसर है, तो ये आप वहाँ पे तुरंत ये जज करेंगे। ये नहीं है कि लिखने बैठ गए तो पूरा लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट मेनका गांधी में आपने स्पीडी ट्रायल वाला लिख दिया, आपने राइट टू लाइवलीहुड पे उल्गा टेलिस का केस लिख दिया, आपने स्पीडी ट्रायल पे हुसैन आरा खातून लिख दिया, ठीक है। अब ये जल्दी जल्दी लिखना है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है हुसैन आरा खातून में हेल्ड हुआ, उल्गा टेलिस में कि राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 21, इट टॉक्स अबाउट द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बस इतना थोड़ा थोड़ा लिखना है, पूरे फैक्ट्स नहीं लिखना है। पेवमेंट वेलर्स केस कहते हैं ब्रैकेट में, भले लिख दिया ओल्गा टेलिस को, लेकिन अब उसके फैक्ट्स आपको वहाँ पे नहीं लिखने हैं, क्या क्या हेल्ड हुआ है फटाफट, ठीक है। पैसिव स्मोकिंग को लेके जो बोला मुरली एस दावरा में कि ये भी आपका आर्टिकल 21 में आ जाता है। फिर एनवायरनमेंट के कितने केसेस हैं, जिसमें हम एनवायरो लीगल वाले केस की बात करते हैं, हम MC मेहता के केसेस की बात करते हैं। आपने एक ले लिया राइट टू एनवायरनमेंट, फिर उसमें आपने फटाफट लिख दिया। आपको बहुत ही क्विक इस आंसर को लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है। तो आप अगर वाइडर इंटरप्रिटेशन में आपके पास टोटल अगर मतलब इस आंसर को लिखने के लिए 5 से 6 मिनट है, तो आप क्या करेंगे, आप 5 से 6 मिनट में खाली एक ही पोर्शन नहीं लिखेंगे, आपको उसमें भी क्या करना है, डिवाइड करना है। जल्दी से 1 मिनट में, 1.5 मिनट में पहले लिख दिया कॉन्सेप्ट, फिर 1-1.5 मिनट में क्या किया आपने, जल्दी से प्री मेनका गांधी वाला लिख दिया जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर आपने 2 मिनट रखा आखिरी के पोस्ट मेनका गांधी के लिए। अब घड़ी देखिए, आपके पास टाइम जितना है उस हिसाब से आपने क्या किया, सारे वाइडर इंटरप्रिटेशन मत लिखो, 5-6 इंपॉर्टेंट लिख दो, क्योंकि एनवायरनमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड वाला इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब आज की डेट में आप राइट टू डाई वाला देख सकते हैं, पैसिव यूथनेशिया वाला, ठीक है। आप कॉमन कॉज डाल देंगे। तो जो लेटेस्ट है, कोशिश करिए हमेशा अपने आंसर को करंट वाले से इनकॉर्पोरेट करिए। स्टैटिक सबको पता है, स्टैटिक सब पढ़ रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट किसने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है जानना, इसलिए लेटेस्ट वाला मत भूलिएगा। अगर आपके पास टाइम कम है, आंसर छूट रहा है, तो आप लेटेस्ट वाला करके वहीं पे आंसर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और कि आंसर कंप्लीट करना ज़रूरी है, हमेशा कंक्लूजन ज़रूर डालिए। अगर आपको पता है टाइम नहीं है, तो वहीं पे आप आंसर कंप्लीट जहाँ पर है वहीं पे उसको मैनिपुलेट करके कंप्लीट कर दीजिए और लाइन खींच दीजिए। एग्जामिनर के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आंसर छोड़ा है। अगर आपकी तरफ से आंसर अधूरा है तो एग्जामिनर की तरफ से आंसर कैसे पूरा हो जाएगा, जबकि आपने 5 पन्ने लिख रखे होंगे उस पर। इस वजह से आपको ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि आपको एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना है, ठीक है। आपका आंसर कंप्लीट हो, आपका आंसर कंसाइज हो, मेन चीज़ें हाईलाइट करिए। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आप ब्लैक ब्लू यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक ही पेन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा इटैलिक फॉर्म कर दीजिए, या फिर आप अंडरलाइन कर दीजिए, आप जैसा करते हैं। बहुत इसेंशियल चीज़ है, स्पीड होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, प्लस आपका माइंड स्टेटस बहुत ही तेज़ वर्क करना चाहिए। आपको वहाँ पे बिल्कुल भी सुस्त नहीं पड़ना है। पूरे 3 घंटे हैं आपके पास और उस 3 घंटे आपको पूरा यूटिलाइज करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, वहाँ पर हॉल का प्रेशर होता है। स्टार्टिंग के जो 1.5 घंटे हो जाते हैं वो कैसे बीत जाते हैं आपको नहीं पता चलेगा। तो फिर आखिरी में हड़बड़ करते में क्या होता है, आखिरी के आंसर्स ख़राब हो जाते हैं। कोशिश ये करिए सारे आंसर्स एक ही तरह हों, एक ही तरीके से यूनिफॉर्मिटी के साथ, वेल मेंटेन्ड, क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी हो, सब कुछ अपने हिसाब से हो। ये नहीं है कि शुरू में खूब टाइम है लिखे पढ़ें। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि उन्होंने ये पन्ना, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है, उन्होंने ये साइड दिया, ये है, अब ज़रूरी है कि आप यहाँ तक भरोगे, नहीं ना। आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, यहाँ तक कर दो। आपको लग रहा है अभी 5-6 मिनट में आदमी कितना लिख पाएगा, 2 से 3 साइड ना, जो बहुत तेज़ लिखता होगा वो 3 साइड लिख पाएगा यहाँ तक, और जो थोड़ा बहुत धीमा लिखता होगा वो 2 साइड लिख पाएगा। नंबर ये सोचिए, जो 15 नंबर दे रखे हैं, इस नंबर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। आपको अपना आंसर कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आप क्या देखेंगे, ये 7 नंबर लिखा होगा और आपको शायद 2 पन्ने और दे दें।
ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। अब जैसे नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है कि संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ब्रीफली द कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। टाइम नहीं है ना, तो क्यों एक्सप्लेन ज़्यादा करना है, बीच में लाइन खींच दो। शुरू में लिख दिया कि पार्लियामेंट जो होती है भैया उसमें 2 हाउसेज होते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज, और उसके अलावा लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस, राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस। ठीक है, अब क्या करो, लाइन खींच दो, लोकसभा राज्यसभा, अब शुरू कर दो इसमें, या एक और बना दो, बेसिस वाला बना दो कि पहले लिख दो कि कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं, प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं, इलेक्शन कैसे होता है, ये परमानेंट हाउस है, वो टेम्परेरी हो गया। ठीक है, कौन सा डिसॉल्व हो सकता है, कौन सा डिसॉल्व नहीं हो सकता है, फिर उसमें आपका मतलब जो बिल्स, ठीक है, बिल्स में कौन से बिल में, जैसे लोकसभा का एक्सक्लूसिवली मनी बिल में रोल होता है तो वो लिख दिया। ठीक है, कौन मतलब किस में कौन सा हाउस प्रायोरिटी ज़्यादा किसको मिल रही है, किस में किसको नहीं मिल रही, ये सारे पॉइंट्स। अब इसमें क्या है ना, बार बार नहीं, पैराग्राफ में क्या होगा, कहानी लिखनी पड़ी है, बार बार लिखे जा रहे हैं और अब उसमें एग्जामिनर ढूंढ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पॉइंटर्स लिखे होंगे ना आपने तो उसको हाईलाइट हो रहा है, और आपने लिखा जैसे अपर हाउस तो अपर हाउस अंडरलाइन कर दिया, लोअर हाउस अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, मनी बिल है तो मनी बिल अंडरलाइन कर दिया, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो, तो उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका आंसर भी कंप्लीट है, आपने अगले तक अपनी सारी बातें कन्वे भी कर दी, उसको भी कम टाइम में कॉपी उसने आंसर चेक कर दिया, उसके लिए कन्वीनियंट हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको मेजर वहाँ पे ध्यान रखनी है। आप जो नोट्स बनाते हैं, इस चीज़ को लेकर मैं एक चीज़ बताऊँगी कि आप लोग जब नोट्स मेंस के बना रहे हैं, जो लोग बनाते हैं, तो आप बहुत कहानी मत लिखिए, कहानी समझ लीजिए बुक से एक बार, ठीक है, वहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए, बुक को रेफरेंस के लिए साइड में रखिए। लेकिन अगर आप मेंस के नोट्स बना रहे हैं तो उसको कंसाइज बनाइए। इनफैक्ट मैं कहूँगी खाली पॉइंटर्स बनाइए, ये हेडिंग हो गई, अब उसमें चार्ट्स बना दिया, ठीक है, या फिर केस लिख दिया 1 2 3, मतलब जो भी है केस, और उसके आगे उसके खाली मेन जो उससे रिलेटेड है, लाइक ओल्गा टेलेस है, पेमेंट और ड्वेलर्स केस डाल दिया, और डाल दिया कि इट कम्स अंडर, मतलब राइट टू लाइफ वाला जो अंडर आर्टिकल 21 बोला गया कि आपका आ जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है बस थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, उसको बनाइए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना वो रिवाइज करने में ईजी हो जाता है। तो यही है जो टोटल मेंस की कहानी है, आपको इससे डरना नहीं है, ये आपको इसको हवा नहीं बनाना है। ठीक है, आपके सामने जो चीज़ है आपको अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि लिखना हमें अब कोई नहीं सिखा पाएगा। आप अगर लिखना अगर सुधार कर सकते हैं तो वो भी आप खुद करेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अगर कोशिश करिए तो स्पीड अपनी बढ़ाइए। अगर आपकी स्पीड स्लो है, राइटिंग थोड़ी साफ रखिए। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कॉपी कौन चेक कर रहा है आपकी राइटिंग का, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब उस पर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश करिए कि अपनी तरफ से आप साफ़ सुथरा रखें, क्लीनलीनेस बनाए रखें। ठीक है, जहाँ पे अंडरलाइन की ज़रूरत है अंडरलाइन करें, आंसर कंप्लीट ज़रूर करें, पेपर छूटने ना दें। दिमाग में रखें पेपर छूटना नहीं है, क्योंकि 10-10, 15-15 नंबर का जब आंसर छूट जाता है तो आपने अगर उसमें आधा पन्ना भी लिखा होता है, 1 पन्ना भी लिखा होता है, तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर जब छोड़ देंगे पूरा क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए सारे क्वेश्चंस पे बराबर वर्क करिए, स्पीड में करिए, 3 घंटे पूरे यूटिलाइज करिए। और आपको ये आज से ही सीखना है, आपको आज से ही करना है, लास्ट मोमेंट पे नहीं करना है, प्री के बाद नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ मेंस की पढ़ाई करनी है, मेंस के लिए लिखना सीखना है। प्री तो अपने आप निकल जाएगा, प्री में तो गोले मार के आना है। अगर प्री मेंस के लिए अच्छे से पढ़ें तो प्री में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जो गोले भी लोग गलत मार के आते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इस वजह से करके आते हैं। अगर मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़े रहेंगे, तो आपका जो गोला भी होगा वो सही बैठेगा और बिल्कुल सही जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जब प्री के लिए खाली पढ़ेंगे, आंसर्स याद करके चले जाएंगे, तब तो कन्फ्यूजन होगी ना कि भैया आर्टिकल 21 होगा कि आर्टिकल 19 होगा। इस वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। रेस्ट मेंस में और कुछ बताने के लिए नहीं है, आप बस अपने हिसाब से कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर है, ये आप पे डिपेंड करता है। और आपकी कॉपी किसके हाथ जा रही है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको अपना 100% देना है, किसी और का मंत्रा फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। कोई सफलता का मंत्र नहीं होता है, सिर्फ ये आपका मंत्र होता है। अगर आपको उस मंत्र से सक्सेस मिल जाती है तो आपका सफलता का मंत्र बन जाता है, या आपके मंत्र से किसी और को मिल जाती है तो उसका सफलता का मंत्र हो गया। लेकिन इंडिविजुअली कहा जाए कि कलेक्टिवली ये सबका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही था। रेस्ट अगर आपको लोगों को लगता है कि इससे अभी कोई भी क्वेरीज या सजेशंस रह गए हैं, अगर आप
आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी रह जाती है जो लगता है कि मेरी तरफ से पॉइंट छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप ms.judiciarypoint@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। लाइक भी कर दें, और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैंने आज बताई है, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कई लोग फेस कर रहे हैं। जो मेंस तक नहीं पहुँचते उनको ये सब चीज़ें नहीं पता रहती हैं, बहुत अफवाहें उड़ाते हैं लोग, और कुछ लोग तो कभी सही गाइड भी नहीं करते हैं, आपको बताएंगे नहीं। कितने को आज तक नहीं पता रहता है कि ये क्वेश्चन प्रिंट होता है कि नहीं होता है, क्या करना है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं फिर से यही कहूँगी आपको, और शेयर ज़रूर करिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।